एवरीवन, आप सभी का स्वागत है चौहान विजन चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे भारत में उपराष्ट्रपति का पद। उपराष्ट्रपति कौन होते हैं? भारत में राष्ट्रपति के बाद दूसरा सबसे बड़ा संवैधानिक पद उपराष्ट्रपति का होता है। संविधान की अनुच्छेद 63 में लिखा है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। अगर राष्ट्रपति देश के हेड हैं तो उपराष्ट्रपति उनका सबसे बड़ा सहायक होता है। उपराष्ट्रपति का काम क्या होता है? अब हम इसमें देखेंगे कि उपराष्ट्रपति का जो है वो क्या क्या काम करते हैं उपराष्ट्रपति। तो अनुच्छेद 63 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा के चेयरपर्सन होते हैं। मतलब वे राज्यसभा की कार्यवाही चलाते हैं, बहस को नियंत्रित करते हैं, नियमों का पालन करवाते हैं। फिर लिखा है अनुच्छेद 65 में, अगर किसी कारणवश राष्ट्रपति काम नहीं करते, जैसे कि मान लीजिए अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई या वो उन्होंने इस्तीफा दे दिया उस पद से, तब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का काम संभालते हैं। अब हम बात करते हैं जो उपराष्ट्रपति होते हैं उनका चुनाव कैसे होता है। यह चुनाव अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। वोट कौन देता है? लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य। फिर है मतदान प्रणाली। मतदान प्रणाली में क्या है कि गुप्त मतदान होता है। एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली होती है। इसमें पार्टी का व्हिप लागू नहीं होगा, यानी सांसद अपनी मर्जी से वोट दे सकते हैं। फिर उपराष्ट्रपति के काम वगैरह हमें समझ लिए। अब उनकी क्वालिफिकेशन क्या है हम यहाँ समझेंगे। भारत का नागरिक हो, कम से कम 35 साल की उनकी आयु हो, राज्यसभा का सदस्य बनने के योग्य हो और उनके मतलब कि किसी सरकारी पद पे वो ना हो। ओके, नेक्स्ट है हमारा सेकंड टॉपिक, तकनीकी स्वतंत्रता की लंबी यात्रा। आज युद्ध का स्वरूप कैसे बदल गया? पहले क्या होता था? जब युद्ध होता था तो गोली, बंदूक, बम ऐसे लड़ते थे लोग, लेकिन अब क्या है? ड्रोन है, सॉफ्टवेयर्स हैं, साइबर अटैक्स हैं। आज सबसे खतरनाक युद्ध क्षेत्र है साइबर स्पैम। साइबर स्पैम क्यों खतरनाक है? क्योंकि बैंकिंग, रेलवे, बिजली, मोबाइल नेटवर्क्स सब कुछ तकनीक पर निर्भर है। अगर विदेशी कंपनियां सर्विस बंद कर दें या डेटा रोक ले, देश को भारी नुकसान हो सकता है। मतलब बेसिकली क्या है कि साफ साफ लिखा है साइबर स्पैम में क्या होता है कि हमारा जो भी बैंकिंग, रेलवे, बिजली से सब कुछ जो हमारा डाटा है वो विदेशी कंपनियों के पास होता है। अगर गलती से भी सर्वे बंद हो जाए या वो जो डाटा है उसको रोक दिया जाए तो हमारे देश को भारी नुकसान भी हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा तकनीकी आत्मनिर्भरता। भारत की सबसे बड़ी कमी अपना ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं, अपना डाटाबेस नहीं, अपना सॉफ्टवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं। इसलिए ज़रूरत है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स की, खुद का एंड्रॉयड जैसा सिस्टम। प्रॉब्लम क्या है? भारत के पास ये सब नहीं है। अब प्रॉब्लम क्या है? सॉफ्टवेयर बनाना आसान है, लेकिन सबसे लंबा समय तक अपडेट करना उसको, सुरक्षा, यूज़र सपोर्ट, और इसके लिए चाहिए लाखों यूज़र्स, अच्छे इंजीनियर्स, कम्युनिकेटेड एफर्ट्स। तो ये सब चीज़ें अभी हमारे पास नहीं है, तो हमें ये सब चाहिए। लेकिन पहले मतलब जो देश है उनके पास ऑलरेडी ये सब चीज़ें हैं, इसीलिए वो हमसे आगे हैं और इसीलिए हम उन पर निर्भर हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हार्डवेयर सॉवरेंटी, जिसको हिंदी में कहते हैं संप्रभुता। हार्डवेयर में दिक्कत क्या है? यहाँ पे है कि चीप सेमीकंडक्टर बनाना बहुत महंगा है, बहुत मुश्किल भी है इसको बनाना, बहुत समय लेने वाला। इसीलिए दुनिया के कुछ ही देश इसमें आगे हैं। इसमें क्या है? विदेशी कंपनियों से साझेदारी करना होगा, सप्लाई चेन मजबूत करना होगा, चीप डिज़ाइन शुरू करना। एटलीस्ट क्या करना पड़ेगा ना भारत को, कम से कम उसको कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। हम हमेशा तो बड़ी कंपनियों पे निर्भर नहीं रह सकते हैं, तो इसके लिए हमें कम से कम स्टार्ट तो करना पड़ेगा ना। हम स्टार्ट करेंगे, गलतियां करेंगे, तभी तो उस चीज़ को सीखेंगे, तभी हम आगे आने वाले टाइम में अपना अच्छे से अपना और अच्छी चीज़ों को हम बना सकते हैं और सब लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। टिकाऊ बनाना होगा ना, फंडिंग पर आधारित होगा। सरकार की भूमिका केवल शुरुआत में ढांचा खड़ा करना और धीरे धीरे तकनीक स्वतंत्रता सुनिश्चित करना यह तक सीमित होनी चाहिए, है ना। हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो केरल
किस तरह तेज शहरीकरण से निपट रहा है। ये सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बड़ा टॉपिक होने वाला है इस वीडियो में। तो हम समझेंगे शहरीकरण। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, अगर किसी गांव में नौकरी नहीं, कॉलेज नहीं, अस्पताल नहीं, तो लोग क्या करेंगे? ऑफ कोर्स लोग शहर जाएंगे। यही प्रोसेस कहलाता है शहरीकरण। ठीक है। अब शहरीकरण क्यों बढ़ रहा है? शहरों में नौकरी ज़्यादा मिलती है, पढ़ाई के मौके अच्छे हैं, अस्पताल अच्छे हैं, सुविधाएं ज़्यादा होती हैं, इसलिए लोग सोचते हैं चलो शहर चलें, जीवन बेहतर होगा। लेकिन समस्या कहाँ शुरू होती है? जब शहर तैयार नहीं होते लेकिन लोग तेजी से आ जाते हैं, तो फिर शुरू होती है प्रॉब्लम्स। अब इसका क्या मतलब है, मैं आपको समझाती हूँ, धीरे धीरे नीचे बने रहिए इस वीडियो में। क्या हो रहा है केरल में कि शहरीकरण तेजी से बढ़ रहा है। सड़क, पानी, कचरा प्रबंधन आदि सब पर दबाव बढ़ रहा है। गवर्नेंस पे भी पीछे छूट रहा है ना। इसके साथ साथ केरल को जलवायु संकट का भी सामना करना पड़ रहा है। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि सड़कें जाम, कचरा बढ़ेगा, है ना। तो ये सब चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है। हम समझते हैं कि जिसकी जियोग्राफी क्या है केरल की, तो ये पहाड़ी इलाका है, समुद्री तट पे है, तो ज़्यादा बारिश होती है। अगर बिना सोचे समझे सड़क बना दी गई, बिल्डिंग्स बना दी गई, तो बाढ़ आ सकता है ना। कि जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कि कोई बाढ़ वाला इलाका है, वहाँ पे हाईवे बना दिए, सड़क बनवा दी, बिल्डिंग्स बना दी, तो दिक्कत आ सकती है। गवर्नेंस की दिक्कत क्या है? सरकार क्या है कि उसको स्मार्ट सिटी तो बनाना चाहती है, लेकिन वो लोकल क्लाइमेट नहीं देखती, लोकल हिस्ट्री नहीं देखी। यहीं से ज़रूरत पड़ती है KUPC की। अब हम समझते हैं KUPC क्या होता है। KUPC क्या है? दिसंबर 2023 में केरल सरकार ने इसे शुरू किया। इसका मकसद था केरल केंद्र द्वारा चलाई जा रही योजनाओं जैसे स्मार्ट सिटी मिशन पर निर्भर ना रहे, बल्कि स्थानीय ज़रूरतों, इतिहास और जलवायु परिस्थितियों को ध्यान में रखकर नीति बनाई जाए। हमने यहाँ पे KUPC तो पढ़ा, तो KUPC की फुल फॉर्म क्या है? केरला अर्बन पॉलिसी कमीशन। इनका काम है कि सोचने वाली टीम है ये, जो सरकार को बताएगी कि शहर कैसा बनाया जाए ताकि फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो ये सारा यहाँ पे लिखा हुआ है। आपके KUPC के उद्देश्य हैं सड़कों को केवल शहरों में केवल सड़कें, बिल्डिंग या इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में ना देखें, बल्कि उन्हें जलवायु के अनुकूलन, पर्यावरण के साथ, मतलब कि कहने का मतलब है कि हमें सिर्फ वहाँ पे एक स्ट्रक्चर नहीं बनाना है, हमें उसको इंसानों से, पर्यावरण से, अपनी संस्कृति से भी जोड़ना है उस शहर को। तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे पे है KUPC के रिकॉर्ड्स के लिए कुछ मुख्य सिफारिशें की गई, जैसे कि शहर की प्लानिंग में खतरे के नक्शे जोड़ना अनिवार्य हो, बाढ़ वाले इलाकों को देखना है, समुद्र तट वाले इलाकों को देखना है, राहत के बाद नहीं, पहले से तैयारी होनी चाहिए। मतलब यानी आपदा के बाद राहत देने के बजाय ये मतलब कि कहने का मतलब है इस सेकंड वाले पॉइंट में कि मान लीजिए कि आपको पता है, बाहर का मौसम देख के पता चल रहा है कि बाहर बारिश होने वाली है, तो अपने साथ पहले से ही अम्ब्रेला को कैरी कर लेना चाहिए। बिकॉज अगर हम बाहर गए भी और भीगने से तो बच जाएंगे ना। तो जब हमें अनुमान लगा लेना चाहिए कि पहले की आगे बाढ़ आने वाली है, क्या होने वाला है, तो उसके हिसाब से ही प्लानिंग कर लेना चाहिए कि हम मुसीबत ही क्यों आने दें, है ना। तकनीकों में सुधार लाया जाए, रियल बेस्ड डेटा बनाए हम लोग, नागरिकों के लिए लाइव डैशबोर्ड्स हों, है ना, पर्यावरण शुल्क हो, ये सब चीज़ें हो हमारे पास। यहाँ पे सब मेंशन है, वही सब चीज़ें हैं कि हमें ये सब चीज़ें कैसे करनी है। नेक्स्ट टॉपिक है राज्यपाल की भूमिका। राज्यपाल बिल रोक लेते हैं, देर करते हैं और संविधान में समय सीमा तय नहीं होती है। मतलब जब कोई राज्य सरकार कोई बिल यानी कानून या प्रस्ताव बनाती है और विधानसभा के पास हो जाता है, तब वह बिल राज्यसभा के पास जाता है। यहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। कहती कि विपक्ष शासित राज्य जैसे केरल ने शिकायत की, राज्यपाल जानबूझकर विधेयक को देर तक रोके रहते हैं। ये संविधान के खिलाफ और राज्य सरकार के काम में दखल है। राज्यपाल क्या करती है, कभी बिल पर सिग्नेचर नहीं करते, महीनों तक लटका कर रखते हैं, कोई जवाब नहीं देते, और संविधान में यह नहीं लिखा कि राज्यपाल को कितने दिन में फैसला करना ही होगा। इसी को कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल ग्रे एरिया।
अब हम पढ़ेंगे आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं हम इसमें। आर्टिकल 200 राज्यपाल के विकल्प। अब असली कानून समझते हैं। राज्यपाल के पास 3 विकल्प होते हैं। पहला है मंजूरी देना, सेकंड है बिल रोकना, थर्ड है राष्ट्रपति को भेजना। मंजूरी देना, राज्यपाल बिल पर सिग्नेचर कर देते हैं, बिल कानून बन जाता है। यही सबसे बड़ी और सरल तरीका है। बिल रोकना, राज्यपाल बिल पर सिग्नेचर नहीं करते, बिल वहीं अटक जाता है। राष्ट्रपति को भेजना में क्या है, अगर राज्यपाल को लगता है कि बिल संविधान के खिलाफ है या केंद्र के अधिकार क्षेत्र में है, अनुच्छेद 200 में भी कोई टाइम लिमिट नहीं दी है। कहने का मतलब है कि सरकार इसको अपने टाइम तक के लिए रोक सकती है, जब उनका मन करेगा तब वो देंगी, या लोगों को लटका के रखेगी, डेट पे डेट देंगे। हम पढ़ेंगे आर्टिकल 201 राष्ट्रपति की भूमिका। अब जब बिल राष्ट्रपति के पास चला गया तो वो क्या करेंगे, उसको मंजूरी दे सकते हैं, रोक सकते हैं, बिल को राज्यपाल के पास वापस भेज सकते हैं। मतलब कि मान लीजिए कोई गलती हो गई है तो मतलब कि जो है हमारे राष्ट्रपति हैं वो उनको वापस देंगे कि आप इसको दोबारा देखिए और इसमें क्या है, और इसकी भी कोई डेडलाइन नहीं है। राष्ट्रपति भी चाहे तो उसको रोक सकते हैं। पर ध्यान देने वाली बात है, संविधान में कहीं भी यह नहीं लिखा कि फैसला कितने दिन में लेना है, यही कारण बहुत देर करता है। राज्यपाल की विधानसभा की भूमिका। राज्यपाल राज्य का नामांतर प्रमुख होता है। जैसे केंद्र में राष्ट्रपति होता है वैसे ही राज्य में राज्यपाल होता है, और वह राज्य विधानमंडल का हिस्सा होता है। राज्यपाल को किसकी सलाह माननी होती है, राज्य सरकार के मंत्रिमंडल और उनके मंत्री की सलाह पर काम करना होता है। यह बात अनुच्छेद 163 में लिखी गई है। राज्यपाल का विधेयक। राज्यपाल कुछ मामलों में अपने विवेक से निर्णय ले सकता है, यानी उसे मंत्रियों की सलाह की जरूरत नहीं। जब विधानसभा के किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिलता तो किसी सरकार बनाने का न्योता दिया जाए। जब कोई बिल राष्ट्रपति के विचार के लिए भेजा जाता हो, राष्ट्रपति के शासन लागू करने की सिफारिश करनी हो। तो ये सब चीज़ें थी राज्यपाल के बारे में, कि राज्यपाल जो है वो अपना काम ऐसे करता है, उसको डिले करता है, तो इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी आ जाती है विधान में कि आगे का जो निर्णय है वो कैसे करना है ना। नेक्स्ट टॉपिक है पर्सनैलिटी राइट। इसमें क्या होता है, किसी व्यक्ति की नाम, पहचान, फोटो, आवाज़ को बिना अनुमति इस्तेमाल करने से रोकना है। भारत में स्थिति। भारत में व्यक्तिगत अधिकार के लिए अलग से कानून नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सुरक्षा नहीं है। आर्टिकल 21 में लिया जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू प्रॉपर्टी। अधिनियम जो है, जैसे कि पहला है ट्रेडमार्क अधिनियम 1999, किसी सेलिब्रिटी के नाम, चेहरे को बिना अनुमति इस्तेमाल करने पर रोक। कॉपीराइट अधिनियम 1957 रचनात्मक कार्यों की रक्षा करता है। यहाँ पे केस हुआ, फैसला यहाँ पे एक पुट्स्वामी केस हुआ 2017 में। यहाँ क्या था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा राइट टू प्राइवेसी एक मौलिक अधिकार है। इसका मतलब आपकी पहचान, आपकी पर्सनल लाइफ, राज्य और प्राइवेट दोनों को इसका सम्मान करना होगा। यहाँ पे ये सारा पढ़ सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है फुल डिटेल में। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है भारत की मलेरिया वैक्सीन। इसमें क्या है कि यह भारत में बनी पहली मल्टी स्टेट मलेरिया वैक्सीन है। इसका मकसद है मलेरिया के सबसे खतरनाक परिजीवी को शरीर में घुसने और फैलने से रोकना। यहाँ पे सवाल है किसने विकसित की, तो IMRC, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। नेक्स्ट है IMR, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मलेरिया रिसर्च। दोनों भारत की प्रमुख सरकारी रिसर्च संस्था है। क्यों महत्वपूर्ण है, भारत में मलेरिया अभी भी बड़ी स्वास्थ्य समस्या है, खासकर आदिवासी क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में। यह वैक्सीन भारत को मलेरिया मुक्त बनाने में मदद करेगी, हेल्थ सेक्टर में आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। यहाँ पे लिखा हुआ है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इथियोपिया का सबसे बड़ा जल विद्युत बांध डिजिटल प्रभुता की ओर। यह कहाँ है, ये देश इथियोपिया है। यहाँ पे जो नदी है वह है नील नदी। विशेषता ये अफ्रीका का सबसे बड़ा बांध है। जब पूरा चालू होगा तो अफ्रीका का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनेगा।
पर्पस बिजली उत्पादन विकास आत्मनिर्भरता के लिए जो है ये बनाया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको पूरा, जो मैंने बताया बस वही लिखा हुआ है यहाँ पे। तो ये है वो बांध, उसकी क्षमता क्या है, स्थान क्या है, आकार, निर्माण शुरू कब हुआ, 2011 में हुआ, लगा कितनी लागत लगी है, ये सब चीज़ें यहाँ पे हैं। बिजली संकट का हल है ना, अब जब बिजली उत्पादन होगा तो वहाँ के लोगों को, अफ्रीका के लोगों को बिजली की कमी नहीं आएगी, है ना। डिजिटल प्रभुता, क्षेत्रीय विकास होगा उन लोगों का भी, पड़ोसी देश को भी बिजली सप्लाई करेंगे, पूरे क्षेत्र में विकास में योगदान देंगे, सम्मान और पहचान भी बढ़ेगी। जब वो लोग ऐसा काम कर लेंगे तो अपनी जब सप्लाई आगे करेंगे तो उनसे उनके देश का विकास होगा, नाम होगा। सो थैंक यू सो मच गाइस, हमारी वीडियो यहीं ख़त्म होती है। अगर चैनल अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।